बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म वतन वापस लौट गए हैं। सऊदी अरब के दौरे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ी सी तलखी के बाद ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो गए हैं। कुछ अरसे हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनमें सर्दी रही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे जो है वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया। इससे कबल आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद थे। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल खुद मोहम्मद बिन सलमान ने किया और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सफारत और माशी लिहाज से जो है वो मुआहिदों पर दस्तखत किए गए और ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा किया गया। दोनों ममालिक ने सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम कर दिया है। पाक सऊदीया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। मजीद ताल्लुकात पे बेहतरी आएगी इस दौरे के बाद, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस दौरे के पसे पर्दा हकाइक क्या थे, पाकिस्तान को क्यों बुलाया गया, आज प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। सऊदी अरब के क्या मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता है, सऊदी अरब क्या चाहता है इस दौरे के नतीजे में। पाकिस्तान मईशत की बहाली के लिए मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजीद बेहतर बनाने की कोशिशों में आर्मी चीफ का इसमें बड़ा किरदार है, आज ये भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, फॉर्मर जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इनसे आज जानेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस दौरे पर वज़ीर आज़म को क्यों बुलाया था, आर्मी चीफ क्यों गए, सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या चाहता है, इनसे जानने के लिए हमने रब्ता किया। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। आप क्या समझते हैं, ये दौरा इतनी अहमियत का हामिल था, क्या कुछ गेन किया और मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों बुलाया था वज़ीर आज़म को? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर पाकिस्तानी को इसका खैर मकदम करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन। पार्टी से, किसी पार्टी से को वाबस्ता हो, क्योंकि किसी की भी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हो, किसी की हो, आज पीटीआई की है, सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं करीबी हैसियत के हैं। जब से पाकिस्तान बना है ये बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं और इसमें एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है उसके, जिसका ऑफकोर्स बेसिस जो है वो हमारा जो लोगों का एक खास तकद्दुस है, वाबस्तगी है इस्लाम के साथ, और ये कि दो जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं, यानी मुकद्दस मक्का मदीना, तो और खादिमुल हरमैन शरीफैन वहाँ के जो बादशाह हैं है, और उसके साथ साथ रहे हैं। हर के वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया और तबूक में हमारा जो था ढाइयों से मौजूद है। अब यह है कि जो है उसके हिसाब से सऊदी अरब में 25 लाख या कोई तकरीबन इतने बंदे काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, मुख्तलिफ लेवल्स पे, मैनेजमेंट में भी ज्यादातर मजदूरी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो उनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आती हैं, उसने पाकिस्तान के वो बहुत एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट किया हमारे इकोनॉमिक फाउंडेशंस को, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से हमने कोई इकोनॉमी बहुत कामयाब तरीके से नहीं चलाई और हमें हमेशा शॉर्टेज रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसमें बहुत रोल अदा किया। हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ी सी तब्दीली नजर आ रही थी। कम अज कम ऐसे वाकयात हुए जिससे सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर नहीं, ऐसे लग रहा था कि कुछ फर्क आ रहा है सोच में। एक तो यमन के वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फैसला ठीक था कि हम नहीं दो मुस्लिम मालिक में अपने फौजी भेज सकते, लेकिन बहुत गलत तरीका था जिस तरह हमने उसको हैंडल किया। वो कोई तरीका नहीं था कि आपने इसको पार्टी का मसला बना दिया। पार्लियामेंट में हर पार्टी भांत भांत की बोली बोल रही है, कोठों पे चढ़ के नारे लगा रहे हैं, क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, हमारी वजह से जी न्यूट्रल हम हो गए। और फिर उसका जवाब आपको यूएई ने दिया, सऊदी अरब ने तो नहीं दिया, वो जरा थोड़ा सा केयरफुल रहे। यूएई ने तो आपको जबरदस्त उसका जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी साहब को दावत दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब भी गए, लेकिन यूएई ने तो न सिर्फ उनको दावत दी बल्कि उनको वहाँ हजारों का मजमा, वो अमूमन इजाजत नहीं देते पब्लिक मीटिंग्स की, उनको दी। यानी कि वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे पाकिस्तान को
कि तुम न्यूट्रल हो सकते हो तो हम भी न्यूट्रल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने उसको भोंडे तरीके से हैंडल किया है। ये तरीका और था, ये नारे मारने का, पार्टियों के नंबर लगाने का नहीं था, लेकिन वह बात शुरू हो गया। उसके बाद मैं हमारी जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री के जो इदारे हैं उन्होंने पस पर्दा रह के कोशिश की और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे। लेकिन फिर ये हुआ कि जब कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, आर्टिकल 370 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और ह्यूमन राइट्स की ग्रोस वायलेशन हो रही थी, तो पाकिस्तान की तरफ से तवक्को की जा रही थी अवामी सतह पर भी और सरकारी पे कि शायद वो ज्यादा खुल के हमारी मदद करेंगे। मेरी जाती राय हमेशा ये रही है कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसको ठंडे दिल से चलाना चाहिए। हमें देखना यह है कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। उनकी लिमिटेशन वाज़ेह थी। पाकिस्तान इकोनॉमिकली अपने आप को उसने कमजोर किया है और भारत के साथ उनकी तिजारत बहुत ज्यादा थी। भारत उनसे पैसे, उन पे डिपेंडेंट नहीं है उनकी मदद पे, पाकिस्तान डिपेंडेंट है। ये बदकिस्मती की बात है। तो हमें चाहिए तो ये था कि हम पहले अंदाजा लगा लेते कि किस हद तक वो सपोर्ट करेंगे। उनकी जो सपोर्ट है वो रहती है अमूमन पाकिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप में सपोर्ट करते हैं और OIC के रेजोल्यूशंस में सपोर्ट करते हैं। खुर्शीद साहब आप बिल्कुल, हमारी तवक्को थी कि वो आप स्पेशल रेजोल्यूशन लाएंगे, स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे OIC की उस मौके पे, जो कि उन्होंने नहीं बुलाई। तो उसके एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप यमन में हमारे साथ न्यूट्रल रह सकते हैं तो हमारे तो भारत के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं माशी। तो हम, मेरे ख्याल में जो हमने गुस्से का इजहार किया कि हम ये करेंगे, हम मलेशिया जाएंगे, हम फलां को बुलाएंगे और फिर हम गए नहीं, ये हमसे एक मिसहैंडलिंग हुई है इस सारी सिचुएशन की, जिसका अब प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है मैं इस लिहाज से बहुत कामयाब समझता हूँ। और उसके पस पर्दा जो आर्मी चीफ गए, उन्होंने ग्राउंड हमवार की कि वो जो चैप्टर है क्लोज हुआ। तो मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर सऊदी अरब ने अपने डेवलपमेंट फंड में से आपको $500 मिलियन की आपको कहा है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिया। और एक बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए है कि हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बुरी तरह से काटा गया है IMF के प्रेशर में। लेकिन कसूरी साहब, इन रिटर्न सऊदी अरब हमसे क्या चाहता है? उसने देयर इज नो फ्री फूड इन दिस वर्ल्ड, आप क्या समझते हैं? पहले तो ये है कि सऊदी अरब ये चाहेगा कि पाकिस्तान इस इलाके में एक बहुत बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी इसकी कन्वेंशनल आर्मी है इस्लामी दुनिया में, और दुनिया में चौथे 5वें नंबर पे प्रोफेशनल कन्वेंशनल आर्मी है। दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है। एक तो उनकी ख्वाहिश होगी कि हम उनको एम्बैरस ना करें पब्लिकली, जैसे हमने किया कि भाई उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के मामले में चुप करके बैठे हुए हैं, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है तो आप बोल नहीं रहे। नंबर 2, वो ये चाहेंगे कि अमेरिका जब विड्रॉ कर रहा है इफेक्टिवली, अमेरिका ने कहा है, क्लियरली कह दिया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, तो उनका फोकस तो चीन के खिलाफ है। तो इसलिए वो जो जिसको आजकल वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, जो एशिया पैसिफिक का इलाका है, वो अपनी फोकस वहां रखना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जनूबी एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट, मशरिक वस्ता से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और उन्होंने खासतौर पर सऊदी अरब की तरफ को अच्छा रवैया नहीं रखा जो नई हुकूमत आई है। तो सऊदी अरब को भी अंदाजा हुआ कि जो ग्राउंड रियलिटीज है खित्ते के, जो उसके असली दोस्त हैं, जिसको कहते हैं ऑल द चिप्स आर डाउन अंग्रेजी में कहते हैं, तो पाकिस्तान पे वो रिलाई कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी भी ऐसा मामला हुआ कि सऊदी अरब की यगानगत को या हमारे जो मुकद्दस मकामात है खतरा हुआ। माजी में हमने साबित किया है कि जब हरम शरीफ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने कब्जा कर लिया था तो पाकिस्तान आर्मी ने उसमें बहुत रोल अदा किया था उनको बाहर निकालने में। तो समझते हैं तो पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है और वो पाकिस्तान रोल अदा करता रहेगा। तो एक तो ये बात है। नंबर 2, वो ये चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त जब अमेरिका निकल रहा है, उन्होंने आपने देखा कि ईरान से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसका भी पाकिस्तान को फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान में भारी सुन्नी अक्सरियत है, लेकिन जो यहाँ के शिया हैं, जो भी उनकी परसेंटेज में इस बहस में नहीं पड़ता, काफी तादाद में शिया हैं। और उससे बढ़ के ये
कि हमारे यहाँ इंटीग्रेशन है, हमारा शिया सुन्नी हम नहीं देखते, ग्रेड 22 में कोई सुन्नी है या शिया है, जनरल लेफ्ट में कोई शिया है या सुन्नी है, हमारी सिविल सर्विस, हमारा मीडिया, दोनों, यानी यहाँ की जो शिया हैं ये फुल्ली पाकिस्तान की सोसाइटी में इंटीग्रेटेड है, ट्रेड में, मीडिया में, आर्म फोर्सेस में। तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब का और अगर ईरान की बातचीत बेहतर होगी तो मैं समझता हूं कि इस लिहाज से आपने पूछा कि क्यों कहा जा रहा है कामयाब, एक तो वो रिवर्स हो गया, जो बीच में एक बैड पीरियड आया था, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारा अगला गोल होना चाहिए कि जो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में, ठीक है, हम शुक्रगुजार हैं, मैं खुश नहीं हूं कि हम हाथ फैलाते रहते हैं हर वक्त, मैं नहीं चाहूंगा कि ये जरूरी हो, लेकिन हो गया, अब क्या करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि सऊदी अरब को $20 बिलियन का जो उन्होंने कहा था, एक रिफाइनरी लगाएंगे ग्वादर में और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बीच में नहीं हुआ, जब ताल्लुकात खराब हो गए, उनको कन्विंस करके वापस लाना चाहिए। और जो इंडिकेशन आ रही बहुत अच्छी है वो ये है कि जो जॉइंट सुप्रीम काउंसिल बनी है उसके जरिए अब हम कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन कसूरी साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से उनके वजीर खारजा की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से भी बेहतर बनाने के लिए अपना हम किरदार अदा कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा सऊदी अरब का? अगर कश्मीर के डिस्प्यूट की बात की जाए तो एक और क्वेश्चन जो राइज हो रहा है वो ये है कि दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, इनकी मीटिंग के बाद अलग अलग प्रेस रिलीज जारी हुई। पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में कश्मीर का जिक्र था कि वो मामला उठाया गया, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें यमन के मामले का तो जिक्र किया गया और बड़ा डिटेल में यमन का मामला हाईलाइट हुआ, लेकिन कश्मीर के मामले को हाईलाइट उस तरह से नहीं किया गया। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, होता यह है कि पाकिस्तान ने तो इशू उठाया है ना, और जो जॉइंट स्टेटमेंट में आया है वो ये आया है, वो तो दोनों मुल्कों का है ना, कोई छुप के तो नहीं हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट में आया है कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के मसले का बातचीत के जरिए हल करें। हिंदुस्तान के लिए तो ये जहर है, क्योंकि हिंदुस्तान तो कहता है मसला ही कुछ नहीं है, मसला तो यह है कि जो पाकिस्तान के पास इलाके हैं, आजाद जम्मू कश्मीर, बल्तिस्तान, पाकिस्तान वहां से निकल जाए। और महाराजा कश्मीर ने जो उनसे 60 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया बकौल उनको, जिसको हम नहीं मानते, हम तो यूएनएससी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो कहते देखे ना, वो कहते हैं मसला कुछ नहीं। सऊदी अरब कहता है जॉइंट स्टेटमेंट में कि मिल के आप इसको डायलॉग के जरिए हल करें, तो ये तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाजरीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर प्रोग्राम में शामिल करेंगे अफगानिस्तान और फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पे एक दफ़ा फिर बम धमाकों की गूंज है। गुज़िश्ता दिनों हायर सेकेंडरी स्कूल पर एक बम धमाका किया गया, हज़ारा कम्युनिटी को फिर से टारगेट किया गया, लेकिन इस बम धमाके के हवाले से ना ही काबुल इंतज़ामिया जो है कोई जिम्मेदारी ले रही है और ना ही तालिबान इसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। काबुल इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि अफ़गान तालिबान इसमें मुलव्वस हैं, जबकि अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि काबुल इंतज़ामिया की ज़ेरे सरपरस्ती दाइश इसमें मुलव्वस है। ये आखिर धमाका किसने किया और ये मुताद्दिद धमाके सुनने में क्यों आ रहे हैं? अफगानिस्तान का अमन क्या तबाह होता हम देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नजमुद्दीन शेख साहब, सीनियर सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हम एक दफ़ा फिर देख रहे हैं जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ, हायर सेकेंडरी स्कूल को टारगेट किया गया, वहाँ पे 68 से ज़्यादा हलाकतें हुई जिनमें बच्चे और बच्चियां शामिल हैं, और इसको करार दिया गया कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर मुमकिन तौर पर आयद होती है? तालिबान तो इसको कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है,
और काबुल इंतजामिया कह रही है कि इसमें तालिबान मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक 147 लोग जख्मी हैं और उसमें 85 हैं जिनकी जो इसमें मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर ज्यादातर तादाद जो है वो बच्चियों की और लड़कियों की है, क्योंकि ये सैयदा शोहदा हाई स्कूल लड़कियों का स्कूल था, जहाँ पे सुबह जो क्लासेस होती थी वो लड़कों के लिए होती थी, शाम को लड़कियों के लिए होती थी। अभी ये अटैक बिल्कुल सिंपल ऐसे नहीं है कि आप कह दें कि कार बॉम्ब आया और उसने अटैक कर दिया और ऐसे ही वो दहशतगर्दी के लिए टारगेट करके चला गया। ये एक बड़े इन्फेक्शन पॉइंट पे ये हमला हुआ है और उस टाइम पे हुआ है जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हो रहा है। अभी यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुक के ये सोचना पड़ेगा कि जो अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल है अफगानिस्तान के अंदर से, वो कौन नहीं चाह रहा कि अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन फोर्सेस जाएं। तो वहां पे दो जो प्लेयर है इसके अंदर वो सामने आते हैं। एक है अफगानिस्तान की हुकूमत बाय इटसेल्फ, जो अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मिली जुड़ी है, और दूसरी है इंडियन इन्फ्लुएंस, जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर से जो अमेरिकन फोर्सेस है विड्रॉ करे। और इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर एक तो अफगानिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, जो रॉ के तहत और रॉ से पैसे जैसे लेके काम करती है। उनके अंदर जितने ऑफिशियल हैं उनके अंदर 80% का इन्फ्लुएंस जो है वो रॉ ओरिएंटेड इन्फ्लुएंस नजर आता है। और दूसरे आपको पता है वहाँ पे एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो बदख्शा में बड़े अरसे का बना हुआ है, जिसके अंदर मुसैद, रॉ और NDS का नेक्सस है। वहाँ पे आपको कुछ हम CIA के भी एलिमेंट्स मिलते हैं। अब ये तमाम चीजें जब मौजूद हैं और इसके अंदर जो बेसिक चीज जो इस वक्त अफगानिस्तान को अमेरिकन सपोर्ट से गवर्न कर रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस जाएं। मैं नजमुद्दीन शेख साहब की जानिब आऊंगा। नजम साहब, आप समझते हैं कि ये तीनों प्लेयर्स जिनकी निशानदही ब्रिगेडियर गजनफर साहब कर रहे हैं, इन तीनों प्लेयर्स की मौजूदगी में पीसफुल विड्रॉल मुमकिन नहीं है? देखिए, पहले तो आप जो वाक़या हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि हज़ारा एक अक़लियत है जिसको बहुत से अफ़गान, पख्तून हों, ताजिक हों या और हों, तुर्कमन हों, उन सब का वो सब हज़ारा कम्युनिटी को ज़रा कंटेम्प्चुअसली देखते हैं और वो एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, अक़लियत हैं अफ़गानिस्तान में। जो ये वाक़या हुआ है, मेरी नज़र में ये वाक़या जब इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि ये वाक़या जो है ये तालिबान ने नहीं किया है और इसमें हुकूमत की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये दाइश का किया हुआ है और दाइश वहाँ पे और कन्फ्यूजन फैलाना चाहती है और तबाही फैलाना चाहती है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी इसी में है कि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म का अमन ना आए। और ये मेरी नज़र में दाइश का किया हुआ है। और जब तालिबान कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं था, तो उसमें सदाकत है। अब जहाँ तक इसका असर क्या होगा, ये मेरी नज़र में हज़ाराज और दूसरी जो अक़लियतें हैं उन सब ने मेरी नज़र में ये फ़ैसला किया हुआ है कि अब अगर अमरीकी जा रहे हैं और अमरीकनों के रुकने के कोई इम्कान नहीं है, इसके बावजूद कि पेंटागन क्या कहता है या क्या करता है, बाइडेन का फ़ैसला अटल है, वो फ़ैसला होगा, इम्प्लीमेंट होगा। और इसकी वजह से कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे हर कम्युनिटी, हज़ारा हों, ताजिक हों, तुर्कमन हों, वो हर एक चाहेगा कि हम अपनी दिलचस्पी, हम अपने मफादात को सेफगार्ड करें, अपनी कम्युनिटी को सेफगार्ड करें। और इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के इम्कान बहुत बढ़ चुके हैं और अल्लाह ताला करे कि इससे किसी तरह गुरेज किया जाए, लेकिन मुझे गुरेज होता हुआ नज़र नहीं आता। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और इसके बाद एक और स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
बैक नाज़रीन, और अब फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से हमला किया गया जब नमाज तरावी हो रही थी, मुसलमान वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान इसराइली फोर्सेस ने आगे आए और झड़पें भी देखी गई। गुज़िश्ता 10 रोज़ से ये झड़पें जारी हैं और मामला इसके पीछे 1967 में जो इसराइल ने मशरकी जेरूसलम पे कब्ज़ा किया था, उसमें फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी का है। उनको अपने इलाके से निकाला जा रहा है, अपने घरों से निकाला जा रहा है, और ये वजूहात बनी हैं इन झड़पों की। हालिया झड़पें देखी गई मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के दौरान। जो है हमने देखा कि किस तरह से इसराइली फोर्सेस बर्बरियत करते हुए आगे बढ़ी और नमाजियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से जो है बड़े कंसर्न शो किए गए। ट्विटर पे हमने कैंपेन्स देखी, सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई। आज इसी पे बात करेंगे। मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की जानिब पहले जाना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं मुस्लिम उम्मा इसमें कोई एक्टिव रोल प्ले करेगी? महज बयानात की हद तक बात नहीं रहेगी? और क्या आप ये भी देखते हैं कि ये तनाज़ा अगर आगे जाकर कोई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है? क्योंकि ये झड़पें तो अक्सर और बेशतर हम देखते रहते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान होती हैं। अंबर, ये बहुत ही एक क्या मैं कहता हूँ दर्दनाक वाक़यात हैं पैलेस्टाइन में। बहुत दुख वाले वाक़यात हैं पैलेस्टाइन में जो बारहा आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तो एक झड़प है ना। आप देखिए, इजराइल ने वहाँ पे अपना एक क्लस्टर बॉम्ब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी उन्होंने टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग जो है वो क्लस्टर बॉम्ब था कि जब वो ऊपर जाके अपना हाइट के ऊपर जब वो डेटोनेट होता था तो वो मल्टी टारगेट्स को एंगेज करता था। तो आपको अगर आपको याद हो तो उसकी जो फिजिकल टेस्टिंग थी वो इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर की थी और वहाँ पे लाइव टेस्टिंग करके कितने सारे लोगों को मारा गया। इसके बाद बेताशा ऐसे वाक़यात हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। इजराइल वाहिद मुल्क है इंडिया के बाद दुनिया में जो तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स को, तमाम इंटरनेशनल लॉज जो है उनको वायलेट करता है। यानी 10 साल से कम उम्र बच्चों को जेल में रखना, किसी भी तरीक़ेकार से कोई इंटरनेशनल, कोई बैनुल अक़वामी क़वानीन की बहुत सख्त खिलाफ वर्जी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है। लेकिन इजराइल की जेल में आज भी कोई 480 बच्चे हैं 10 साल से 8 साल से कम उम्र की जो कैद है, या इंडिया के अंदर श्रीनगर के बाहर एक जेल है उसमें कैद है। तो अगर ये चीजें तो पहली दफा नहीं हुई है, तो छोटी झड़पें हैं। इससे बड़े बड़े क्राइम जो है इजराइल कर चुका है। लेकिन आज की तारीख में जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो आज ये याद रखिएगा बहुत सारे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, जिन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया और उन्होंने वीजा फ्री सर्विसेज खोल दिए। यूएई ने इजराइल के लिए वीजा फ्री सर्विसेज खोल दिए। तो इसके हाथ में आप किस इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं? वो तो उम्मा तो पता नहीं कब की कहाँ जाके दफन हो चुकी है। कभी कभी जाग जाती है। एक दफा पिछले दिनों जागी थी, एक कश्मीर में स्टेटमेंट दे दी थी, उसके बाद खामोश होकर बैठ गई थी। अब ये रमजान के अंदर जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म सिर्फ पैलेस्टाइन में तो नहीं हो रहा। ये जुल्म आपको पता है कश्मीर के अंदर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। और वहाँ क्या हो रहा है, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि वहां से कोई 200 वेंटिलेटर, कोई 125 वेंटिलेटर वहां के अस्पताल से उठा के उन्होंने मेन अपना दिल्ली के अंदर भेज दिए हैं। जबकि कश्मीर के अंदर कोरोना की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जितनी ज्यादा आप सोच सकते हैं। तो ये जो तरीकाकार है, ये जो चीजें हैं मुसलमानों के खिलाफ, खासतौर पर पैलेस्टाइन और कश्मीर में आपने देखा रोहिंग्या मुस्लिम के यहाँ इतनी बड़ी कार्नेज हुआ था, कोई बोला था। तो इस वक्त एक इंटरनेशनल एजेंडा आपको सामने नजर आ रहा है कि इजराइल जो कुछ मर्जी करता हो जाए, जहां मर्जी जाके करता जाए, जिस किस्म की मर्जी जुल्म का पहाड़ डालता जाए, ना उसके ऊपर कोई यूरोपियन यूनियन ने बोलना है, ना अमेरिकन ने बोलना है, ना किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने बोलना है। अभी आप देखना यूरोपियन यूनियन ने एक इजलास कर लिया ब्लास्फेमी के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ था और जो चीजें हुई थी जहाँ पे लोग अपना एहतजाज कर रहे थे, वो एहतजाज जो है वो उस तरीक़ाकार से नहीं होना चाहिए था जिस तरीक़ाकार से हो रहा है। क्योंकि किसी भी तरीके से हमारा मजहब इस चीज को डिक्टेट नहीं करता कि आप लोगों के लिए सड़कें बंद करें, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, आप स्टेट फोर्सेस से लगे, स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाने की कोई ये एडवोकेट नहीं करता। लेकिन एक एहतजाज हो रहा था कि जी फ्रांस के सफीर के हिसाब से फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा भी जरूरी था। इस अमर का सोच किया जाए, जो पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने फौरन एक पाकिस्तान के खिलाफ करार। तो ये आपको बेंट ऑफ माइंड जो है
जो बुनियादी तौर पे आजकल मजहबियत पे बेस कर रहा है, जहां पे आप देखते हैं कि हिंदुत्व और एक एवलांजिकल ज्यूज जो हैं, जो ये कहते हैं कि टॉक अगेंस्ट इजराइल टू टॉक अगेंस्ट गॉड, उनका एक नक्सद है जिसमें बड़े हाई ग्रेड के न्योकॉन्स क्रिश्चियन भी शामिल है। तो जब मजहब के ऊपर जो चीज बनती है वो दहशत गर्दी को जन्म देती है। जैसे हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म के ऊपर कहते हैं कि जब एक्सट्रीमिस्ट व्यू लेते हैं आप किसी चीज का, तो यहाँ पे दहशत गर्दी स्टार्ट होती है कि आप मजहब को इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से, अपने ख्यालात के। यही आजकल आपको होता नजर आ रहा है। और इसी की वजह से पैलेस्टाइन में जो कुछ तरावियों के दौरान हुआ, तरावियों में क्या, आप मुझे कोई बताए, दुनिया का कोई जी होश शख्स बता दे कि अगर आप एक नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, चर्च के अंदर इबादत कर रहे हैं, मंदिर के अंदर इबादत कर रहे हैं, वहां कौन सी दहशत गर्दी जन्म ले सकती है? बिल्कुल आप दुरुस्त दुनिया के फरमा रहे तमाम हैं ब्रिगेडियर खवानीन साहब। ये कहते हैं कि मैं मजहबी आजादी परफॉर्मेंस होनी में चाहिए और इंटरफेरेंस नहीं करनी एग्जैक्टली चाहिए। ऐसे ही तो है। ये तो सबसे बड़ी दहशत गर्दी है जो इसराइल रिपीटेडली करता है। और इसमें अमेरिका कोई ने शक भी नहीं है, जो हम मुलोजिम हो चुके बैठे। तमाम दुनिया के सामने ये बात है कि इसराइल की जानिब से जो दहशत गर्दी की जा रही है ये सबके सामने है और ये सबसे बड़ी दहशत गर्दी की जा रही है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों का जब एक मुक़द्दस महीना है, जब इबादत कर रहे होते हैं, तो उनकी इबादत को ख़राब करने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए तमाम कुछ किया जा रहा है। मैं नजम साहब की जानिब बढ़ूंगा। नजम साहब, इस पर फ़लस्तीन ने अरब लीग का एक हंगामी इजलास बुलाने का कायरा में तलब किया है, लेकिन हम तो ये देखते हैं बेशतर अरब ममालिक तो इसराइल को ऑलरेडी तस्लीम कर चुके हैं। वहाँ के उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ आ गई हैं, वहाँ पे फ़्लाइट चलनी शुरू हो गई हैं, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़लस्तीन का साथ कौन देगा? देखिए, इस वक्त आप ये याद रखें कि जो अभी फ़लस्तीन में हो रहा है और मस्जिद अल अक्सा में हो रहा है, इसकी मजम्मत न सिर्फ अरब लीग करने की कोशिश कर रहा है अपनी इमरजेंसी मीटिंग में, लेकिन उससे ज़्यादा अहम, क्योंकि आपको जो ताकत की हकीकत है उसको पहचानना पड़ेगा। इस वक्त बाइडन ने इसकी मजम्मत की है और मजम्मत करके उसने फिर से याद दिलाया है कि वो जो हल ढूंढ रहे हैं फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान, वो ये है कि दो स्टेट बने, एक इजराइल बने, इजराइल रहे और फ़लस्तीन की अपनी आज़ाद स्टेट होनी चाहिए। और उस सिलसिले में उन्होंने जो अभी कार्रवाई की है इजराइल ने, उसकी मजम्मत की है। और मैं समझता हूं कि यूरोपियन यूनियन और बाइडन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों ने ये वाजे किया है इजराइल को कि ये बात ऐसे चल नहीं सकती। और इसी ताकत के बल पे मैं समझता हूं कि अभी इजराइल को कुछ पीछे हटना पड़ेगा। और ये इस वजह से नहीं क्योंकि अरब लीग की मुलाकात हो रही है, लेकिन इस वजह से क्योंकि इजराइल फ़लस्तीन में अब EU और अमेरिका दोनों इस पे मुत्तफिक हैं कि वहाँ पे दो स्टेट्स बननी चाहिए और दोनों स्टेट्स को एक दूसरे के साथ एमिकबली रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो लोग अब जिन पे अभी हमला हो रहा है, इनको इस हमले को बंद करना पड़ेगा और उनको फिर से रेस्टोर करना पड़ेगा। जो मशरिकी यरूशलेम में हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचाना जाएगा और उनको वहीं रहने दिया जाएगा। तब ये है कोशिश इजराइल की, ये होगी कि ये न हो। लेकिन मेरी नज़र ये है कि अब नेतन्याहू हुकूमत से निकल चुका है और जो नई हुकूमत है उस पे दबाव लाना ज़्यादा आसान है। बाइडन साहब ने उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के मुसाद से मुलाकात भी की है और उस मुलाकात में मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि हम दो स्टेट सोल्यूशन चाह रहे हैं। नजम तो साहब, आप अब देखते हैं कुछ आइंदा आने वाले दिनों में ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा? मेरी नज़र में अब जो स्टैंड लिया है अमेरिकन ने और यूरोपियन ने, इसकी वजह से इसके बढ़ने का इम्कान नहीं है, इसके घटने का इम्कान है। क्योंकि इजराइल पे जो दबाव पड़ेगा वो इस नौयत का होगा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ख़ास तौर पे जबकि नेतन्याहू की हुकूमत जा चुकी है। और गजनफर साहब, आपका भी ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर नई इंतज़ामिया जो आती है इसराइल की, उस पर दबाव बढ़ता है, तो ये तनाज़ा किसी हल की जानिब जाएगा? हल की जानिब तो इसी तरह जा सकता है ना, जिस वक्त जो बुनियादी इसका असूल है
या जो बुनियादी बुनियादी तस्वुर था 2 स्टेट्स का तस्वुर, उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़े। अगर उसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं तो उसमें बहुत जरूरी इस अमर का है कि उसके अंदर अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन लीडरशिप है उनका दबाव इजराइल के ऊपर आए कि वो इन चीजों को बंद करे। और तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इजराइल के ऊपर दबाव डाल सके, बल्कि अमेरिका का भी बड़ा मुश्किल है दबाव डालना, लेकिन एक उनका एलिमेंट है जो वो यूज कर सकते हैं। तो अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर यूरोपियन भी उनके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि आप अगर किसी भी तरह से स्टांस अगर मुसलमान ममालिक की तरफ से आता है तो वो इतना खरीदा नहीं जाएगा, उसका इतना प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर वो होगा जो इसराइल के ऊपर जनरेट करेगा अमेरिकन। और बाइडेन अगर इसके ऊपर कोई सीरियसली काम करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो इसराइल को खुली छुट्टी दे दी थी, तो फिर आने वाले दिनों में उसको बातचीत के जरिए उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पहली जो चीज रुकनी चाहिए यहाँ पे, जो पहली चीज जमर जो चलते हुए जिस अमर की जरूरत कि ये जो मजालिम जो किए जाते हैं पैलेस्टाइंस के ऊपर, जो किलिंग की जाती है, जो कुछ किया जा रहा है, और ये जो कुछ किया गया तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब और तमाम कवानीन के खिलाफ है ना, ये क्रिश्चियनिटी के कवानीन के भी खिलाफ है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी है कि ये मजहबी मकामात हैं, इनको ये मुकद्दस जगहें हैं और यहाँ पे पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। इसराइली फोर्सेस को कहा कि ये वहाँ पे झड़पें ना करें, पुरअमन तरीके से मुसलमानों को इबादत करने दें। ये बयान आया था पोप फ्रांसिस की जानिब से। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बेहद मशकूर हूँ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।